हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट नियम पर डिस्कस करने वाले हैं, जो है लासातेलिए का नियम, जो आपके परीक्षा के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम जान लेंगे। मैं यही कहूँगा, यदि आप रट कर नहीं बल्कि समझ कर याद करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी तरीके से आपको समझ में आएंगे। तो चलिए जी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया लासातेलिए का नियम। अब लासातेलिए का नियम में हमें क्या बातें बताई गई उसको समझिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, ये साम्य अवस्था हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसका ये चौथा लेक्चर है। तो देखिए, चौथा लेक्चर है। अगर आपने इससे पहले के 3 लेक्चर को नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसलिए मैं कहूँगा बेसिक से पढ़ते हुए आइए। जैसे कि मान लेते हैं जिनको साम्य अवस्था नहीं पता, तो उनको ये टॉपिक समझने में दिक्कत आ जाएगी। फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप नहीं भी पढ़े हुए हैं तब भी आपको समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पे जो लिखा गया है पहले हम इसको समझाते हैं। यहाँ पे जो परिभाषा लिखा गया है पहले इस पर हम डिस्कस करते हैं कि इस नियम में, नियम है तो नियम में क्या बताया गया है। डरना नहीं है आपको। तो देखिए, कह रहा है कि जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, के साम्य अवस्था पर सांद्रता, ताप, दाब आदि कारकों में परिवर्तन किया जाता है, तो अभिक्रिया के साम्य अवस्था उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है जिस दिशा में किए गए परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात उत्क्रमणीय अभिक्रिया आया, दूसरा साम्य अवस्था आया। तो ये मोस्टली ये आपको जानना, ये 2 चीजें जानना बहुत ही आवश्यक है। क्या? उत्क्रमणीय अभिक्रिया और साम्य अवस्था, वो हम आपको पहले बता दे रहे हैं, तभी जाकर ये नियम समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर चला जाएगा। अब मैं ऐसा चाहता नहीं। जैसे मान लेते हैं एक अभिक्रिया है A प्लस B, ये प्रोडक्ट बना रहा है C प्लस D, ये प्रोडक्ट बना दिया जी। तो देखिए, जब भी ये एक अभिक्रिया है तो अब समझिएगा A B मिलकर CD बनाए हुए हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसे आप पहचानेंगे? तो जब भी इस 2 प्रकार का चिन्ह दिखाई दे, एक आगे की तरह, एक पीछे, मतलब पश्चिम दिशा में और एक अग्रिम दिशा में आपको दिखाई दे, तो समझिएगा ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब इसका मतलब होता है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब कि इन दोनों पदार्थों से मिलकर ये दोनों पदार्थ बने हैं। बिल्कुल सही बात। फिर से अगर हम चाहें तो इन दोनों पदार्थों को मिलाकर फिर से हम ये भी बना सकते हैं, वही इसका कहने का मतलब है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब समझिएगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया समझ के होंगे। साम्य अवस्था पे बात कर रहे हैं। तो साम्य अवस्था का सिंपल सा मतलब है कि मान लेते हैं ये अभिक्रिया, मतलब ए बी मिलकर CD बना रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ वेग होगा। तो हम मान ले रहे हैं कि R1 वेग है, मतलब अग्रिम दिशा, अग्रिम अभिक्रिया का जो वेग है वो R1 है। अब फिर से हम मान ले रहे हैं कि जब CD बना है तो CD से फिर से AB बनाना है, तो पश्च अभिक्रिया का जो वेग है या जो दर है वो R2 हमने मान लिया। ठीक है ना। तो ऐसी, तो ये समझ के अग्रिम अभिक्रिया का जो दर है या वेग है वो R1 है, और पश्च अभिक्रिया का वेग है वो R2 है। तो साम्य अवस्था किसे कहते हैं? कि जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का जो अग्रिम दिशा का, मतलब जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया का जो वेग है, जो R1 है, वो पश्च अभिक्रिया का जो वेग है R2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब R1 R2 दोनों बराबर होते हैं तो उस समय पर उस अभिक्रिया की जो अवस्था होगी उसे हम साम्य अवस्था कहते हैं। बात समझ में आ गया ना। तो अब आपको मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे साम्य अवस्था कहने का मतलब क्या है, कि इसका और इसका दोनों का जो वेग है वो इक्वल बिल्कुल हो, तो उसको हम साम्य अवस्था कहेंगे। तो वही बात कहा जा रहा है। अब क्या यहाँ पे कहा गया? कह रहा है कि जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जैसे ये है, तो जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्य अवस्था पर, जब इनके दोनों के वेग समान हो, तो जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्य अवस्था पर यदि हम सांद्रता में, ताप में, दाब में वृद्धि करते हैं, ठीक है ना, आदि भी लिखा गया है, सांद्रता, ताप, दाब आदि कारकों में यदि हम वृद्धि करते हैं या परिवर्तन करते हैं,
तो अभिक्रिया की साम्यावस्था उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है जिस दिशा में किए गए परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाए। मतलब कहने का मतलब है कि जो R1 है वो R2 के बराबर हो जाएगा, तो ये साम्यावस्था है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्यावस्था पर यदि हम सांद्रता में, ताप में, दाब में, उत्प्रेरक में, इन सभी के मान में यदि हम परिवर्तन करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इसके हम ताप को बढ़ा दे रहे हैं, इसमें हमने ताप को, ये अभिकारक है, इसके ताप में हमने वृद्धि कर दिया, तो जब हम वृद्धि करेंगे तो जब इसकी वृद्धि करेंगे तो ये तेजी से CD बनाने लगेगा, तेजी से CD बनाने लगेगा ना। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो ताप में हमने वृद्धि किया, समझिएगा, जब हम ताप में वृद्धि करेंगे तो इसका वेग बढ़ जाएगा। तो वेग को इक्वल जल्द से जल्द हमें लाने के लिए इसको जल्द से जल्द ये AB से CD बनेगा। जब AB से CD बनने लगेगा तो CD से AB भी बनने लगेगा। तो उसी समय पर मतलब जो अभिक्रिया है वो आगे की दिशा में चलने लगेगी, इसकी अभिक्रिया, अग्रिम अभिक्रिया। तो उस समय पर R1 है वो R2 के बराबर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसको आपको ध्यान से समझेंगे तभी आने वाला है, नहीं तो इतना आसानी से ये नियम समझ में नहीं आने वाला। तो इसलिए मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्यावस्था पर सांद्रता, ताप, दाब आदि कारकों में परिवर्तन किया जाता है तो अभिक्रिया के साम्यावस्था उसी दिशा में विस्थापित हो जाता है। अभिक्रिया की जो साम्यावस्था है वो उसी दिशा में विस्थापित होगा जिस दिशा में उसका प्रभाव को हम क्या कर सके, समाप्त कर सके। ठीक है ना, जिस दिशा में उसके परिवर्तन या उसके प्रभाव को हम समाप्त कर सके। तो यदि हमें इसका ताप हमने बढ़ा दिया, ताप को कम करना है तो ताप कम से कम होगा जब यह अभिक्रिया आगे की दिशा में चलेगा तो ताप कम हो जाएगा। ठीक है ना, यही बातें हैं जी। तो ये थोड़ा सा आपको नियम को एक दो बार पढ़ेंगे तभी जाकर समझ में आने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ सबसे पहले लासा-तेलिए के नियम में आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, लिखेंगे कि लासा-तेलिए के नियम के अनुसार जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्यावस्था पर सांद्रता, ताप, दाब आदि कारकों में परिवर्तन किया जाता है तो अभिक्रिया के साम्यावस्था उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है जिस दिशा में उस किए गए परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, उसी दिशा में अभिक्रिया विस्थापित होगी या अभिक्रिया चलेगी। अब देखिए किस किस सांद्रता मतलब किस किस में हम वृद्धि या परिवर्तन हम करते हैं। परिवर्तन का मतलब मान को घटाएंगे या बढ़ाएंगे। जैसे कि सांद्रता में यदि हमने परिवर्तन कर दिया तो देखिए सांद्रता में यदि परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे लिखा गया है कि अभिकारकों के सांद्रता बढ़ाने पर साम्यावस्था अग्रिम दिशा में तथा उत्पादों की सांद्रता बढ़ाने पर साम्यावस्था पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाता है। मतलब इसका मतलब समझे कि मान लेते हैं ये अभिक्रिया है, ये एक रिएक्शन है A + B = C + D। इसकी साम्यावस्था है R1 और R2। ये अभिक्रिया, अग्रिम अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या है, R1 है, और पश्च अभिक्रिया का जो वेग है वो R2 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर, ये हम जानते हैं बेसिक ये अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है, प्रोडक्ट है। ठीक है, ये बेसिक बात जानते हैं हम। तो कह रहा है कि यदि किसी उत्क्रमणीय मतलब यदि कह रहा है कि यदि किसी अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि करते हैं, सांद्रता मतलब मात्रा में यदि हम बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर साम्यावस्था अग्रिम दिशा में, जो साम्यावस्था है R1 है, साम्यावस्था अग्रिम दिशा में, ठीक है ना, और उत्पादों की सांद्रता बढ़ाने पर जो साम्यावस्था है वो पश्चिम दिशा में विस्थापित होने लगेगा। देखिए जब हम अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो जो साम्य अवस्था है वो अग्रिम दिशा में आगे की ओर चलेगा, इस ओर। और जैसे ही हम उत्पाद की सांद्रता में बढ़ाने लगेंगे तो ये जो अभिक्रिया है पश्च अभिक्रिया, साम्यावस्था पश्च दिशा में विस्थापित होने लगेगा। ठीक है ना, तो वही बात यहाँ पे कहा गया कि जब अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर साम्यावस्था अग्रिम दिशा में, अभिकारक की सांद्रता हमने बढ़ाया तो जो साम्यावस्था अग्रिम दिशा में तथा उत्पाद की सांद्रता बढ़ाने पर साम्यावस्था पश्चिम दिशा में विस्थापित होने लगता है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है ना,
अगला तीसरा हमारा क्या जाता है, ठीक है, तो ये हमने समझाने के तौर पे बता रहे हैं, अदरवाइज इसमें कुछ भी, ज़्यादातर ये सब थ्योरी टाइप का है, मतलब ठीक है ना, इसको सभी को आपको याद ही करना होगा, अदरवाइज कोई वो नहीं है। बट फिर भी मैं नहीं चाहता कि आपको रटना पड़े, इसलिए मैं थोड़ा सा फोकस करके किसी प्रकार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए तीसरा आता है दाब में परिवर्तन। तो दाब में परिवर्तन मतलब क्या है कि दाब बढ़ाने पर साम्य अवस्था उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है जिस दिशा में अणुओं की संख्या घटती है। जिस दिशा में अणुओं की संख्या घटेगी उसी दिशा में विस्थापित होगा। जैसे कि मान लेते हैं ये एक बर्तन है, ठीक है ना, ये सपोजेट एक बर्तन है, इसमें हमने पिस्टन को लगाया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें इस प्रकार अणु हैं, या हम कह सकते हैं कण है। तो जब हम पिस्टन से हम यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं, इसमें दाब आरोपित करेंगे, तो ये पिस्टन अंदर आएगा। तो मान लेते हैं सपोजेड ये पिस्टन यहाँ तक आ गया, तो ये जो बाकी अणु है ये भी सब यहाँ पे आ जाएंगे, शेष जो अणु है तो यहाँ पे आ जाएंगे, अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। तो जो साम्य अवस्था किस दिशा में विस्थापित होगा, फिर से इस दिशा में, ऊपर की दिशा में विस्थापित होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो अणुओं की संख्या जो यहाँ पे पास पास हैं वो थोड़ी सी फैलेंगे, ठीक है ना, तभी जाकर तो संतुलित होंगे ना। तो वही कहा जा रहा है कि दाब बढ़ाने पर, यदि हम दाब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने पर साम्य अवस्था उसी दिशा में विस्थापित होगा। साम्य अवस्था किस दिशा में? ऊपर की दिशा में विस्थापित होगा। तो साम्य अवस्था उसी दिशा में विस्थापित होगा जिस दिशा में अणुओं की संख्या घटती है। तो देखिए यहाँ पे अणुओं की संख्या, जब दाब हमने लगाया था तो अणुओं की संख्या बढ़ गई थी, तो साम्य अवस्था उसी दिशा में विस्थापित होगी। ये पिस्टन ऊपर जाएगा तभी तो अणु ज़्यादातर मतलब फैल जाएंगे, तो इनके पास जगह ज़्यादा होगा तो दूर दूर पर रहेंगे। तो वही बात है कि अणुओं की संख्या घटती है या अणु दूर दूर पर रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा पास पास, यहाँ पे दूर दूर रहेंगे, ठीक है ना। तो वही बात है जी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये नियम थोड़ा सा हार्ड है मेरे दोस्त, तो मैं यही कहूँगा आपको इसको पढ़ना है, प्लस आपको इसको सभी को थोड़ा सा फोकस करना है याद करने पर भी, ठीक है ना। चलिए जी, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अगला दो और हमें जानना है, ठीक है ना। जैसे कि आपको ये समझ में आ रहा है ना कि सबसे पहले हमने सांद्रता में, ताप में, दाब में आदि कारकों में वृद्धि किया, तो हमने सांद्रता पे देख लिया, दाब में परिवर्तन होता है तो क्या होता है जान लिया। अब हमारा अगला जो आता है कि ताप में वृद्धि होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी लिखा गया है कि ताप बढ़ाने पर साम्य अवस्था उसी दिशा में विस्थापित होगा जिस ओर ऊष्मा अवशोषित होगा, ठीक है ना। जैसे कि वही बात है कि A+B इक्वल टू C+D, ठीक है। तो मान लेते हैं अभिकारक का यदि हमने ताप बढ़ा दिया, ठीक है ना, ताप मतलब बढ़ाने का मतलब है, मान लेते हैं इसमें हमने ऊष्मा को दिया, तो जैसे ही हम इसमें ऊष्मा देते हैं, ताप देंगे तभी ना ऊष्मा ये ग्रहण करेगा। तो ये ऊष्मा देंगे तो ये तुरंत कब, जब ये ऊष्मा कब समाप्त होगा, ठीक है ना, जब ये जो AB है ये जल्द से जल्द CD में बदलने लगेगा। तो साम्य अवस्था किस दिशा में? उसी दिशा में विस्थापित होगा जिस दिशा में क्या होगा, ऊष्मा अवशोषित होगा। तो जब AB जो है वो CD में बदलेंगे, ऊष्मा लेकर CD में बदलेंगे, तभी ना ये ऊष्मा समाप्त होगा। तो इसका मतलब CD में बदल रहा है तो ये CD ऊष्मा को अवशोषित कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि ताप बढ़ाने पर साम्य अवस्था उसी दिशा में विस्थापित हो जाता है जिस ओर ऊष्मा अवशोषित होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगला हमारा आता है फिर से कि उत्प्रेरक का प्रभाव। अब देखिए कह रहा है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य अवस्था अपरिवर्तित रहता है परंतु अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है। जैसे कि मान लेते हैं A+B इक्वल टू C+D। कह रहा है कि जो अभिक्रिया है, कह रहा है ना, उत्प्रेरक में उपस्थिति में साम्य अवस्था अपरिवर्तित रहता है। मतलब इसका R1 है, R2 है जो वेग, तो ये अपरिवर्तित ही रहेगा। R1 जो है वो R2 के बराबर ही रहेगा, ठीक है ना, चाहे उत्प्रेरक हो या ना हो। क्यों ऐसा रहेगा कि मान लेते हैं यहाँ पे हमने उत्प्रेरक दिया, तो उत्प्रेरक देंगे तो मान लेते हैं जो R1 का उत्प्रेरक तो दोनों के लिए कार्य करेगा ना, अग्रिम के लिए भी विपरीत के लिए भी, तो दोनों के लिए कार्य करेगा। तो मान लेते हैं इसकी वृद्धि होगी तो नीचे वाले की भी तो वृद्धि होगी ना।
तो इसका मतलब पहले 2 2 थे, अब वृद्धि होकर तो इसका 4 हो गया तो ये भी 4 हो जाएगा, तो दोनों तो इक्वल ही होंगे ना। तो वही बात है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्यावस्था अपरिवर्तित रहता है, मतलब वैसा का वैसा ही रहता है, परंतु अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं उत्प्रेरक का कार्य है वेग को बढ़ा देना, ठीक है ना। तो ये R1 है, इसका वेग को बढ़ाएगा तो R2 का भी वेग बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ये है जी आपका लासातेलिए का नियम, जो कि बहुत ही हार्ड और डिफिकल्ट टॉपिक है, बट फिर भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने कोशिश की है अपने तरफ से जितना हो सके उतना आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज थोड़ा सा फोकस कीजिएगा इसको याद करने का भी, ठीक है ना। और यदि वीडियो पसंद आया है, आपको लगा है कि कुछ थोड़ा सा आपको लिए मेहनत किया गया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। Thank you so much for watching this video. Thank you.